हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है जो चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि एक डेमोक्रेसी में कैसे अलग अलग एजेंसीज़ में जो पावर है वो शेयर की जाती है। और इस लेसन में हम देखेंगे दो कंट्रीज़ का एग्जांपल और जानेंगे वहाँ पे क्या सिचुएशंस थी वो पैदा हुई और वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने कैसे उसको हैंडल किया, यानी कि ये पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में क्या कुछ है। We noted that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design a democracy. अब देखो, हमें पता है कि डेमोक्रेसी में हम सारी की सारी जो पावर है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन, एक पर्सन या एक एजेंसी को नहीं सौंप सकते। अगर सारी पावर किसी एक बंदे या एक एजेंसी के हाथ में है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी रह ही नहीं सकती। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर है उसका क्या है, शेयर कर दिया जाता है। पावर अलग अलग जो एजेंसीज है उनको क्या है, बांट दी जाती है। जैसे हम भारत में भी देखते हैं, भारत में जो अपने को यहाँ पर पता है कि जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन हुआ है, किसमें, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका में। ऐसे ही हर जगह जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पर पावर है उसकी जो शेयरिंग है वो कर दी जाती है। In this chapter, we carry this idea of power sharing forward. In this chapter, the idea of power sharing is explained in detail, drawing parallels between the stories of Belgium and Sri Lanka. Also, you will learn the different forms of power sharing. इस चैप्टर में अब क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो कैसे होती है और जो बेल्जियम और श्रीलंका कंट्रीज़ है वहाँ की जो स्टोरीज़ है वो भी हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब देखो, बेल्जियम क्या है, आपने हो सकता है नाम सुना हो ना सुना हो। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और ये एरिया में इतना छोटा है कि इसका जो एरिया है वो हरियाणा जो अपना स्टेट है उससे भी क्या है, कम है इसका एरिया। इसके बाद क्या है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसका एरिया हरियाणा है उससे कम है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उससे क्या है, आधी है। यानी कि ये एक छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है और इसका एरिया भी क्या है, बहुत कम है। आउट ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% स्पीक्स डच लैंग्वेज, 40% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच एंड द रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। अब देखो, जैसा कि ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में होता है वहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप लिंग्विस्टिक्स ग्रुप हो सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं या किसी और बेस पर ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जो पॉपुलेशन थी उसका डिवीज़न था। 59% जो मेजॉरिटी थी वो लोग हैं वो क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे, डच स्पीकिंग पीपल थे वो। 40% जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप था, 40% लोग थे वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और जो 1% बच गए वो क्या है, जर्मन लैंग्वेज है वो बोलते थे। इस स्लाइड में आप देख सकते हो, ये जो बेल्जियम कंट्री है उसका मैप दिखाया गया है और इसमें अलग अलग जो ये कलर है इसमें आप देख पा रहे होगे, इसमें वो एरिया दिखाया गया है जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ पर अपने ये डच लैंग्वेज बोली जाती है और जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। In the capital city of Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. अभी हमने देखा कि ओवरऑल पूरा जो बेल्जियम कंट्री है, पूरी कंट्री में 59% लोग बोलते हैं डच, यानी कि मेजॉरिटी है डच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी। लेकिन जो इस कंट्री की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उस कैपिटल में क्या है, उस कैपिटल में जो फ्रेंच पीपल है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनकी मेजॉरिटी है। यानी कि जो इनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 20% बच गए वो क्या है, डच लैंग्वेज है वो बोलते हैं। कहाँ पर, जो इस देश की जो राजधानी है ब्रुसेल्स वहाँ पर। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच and powerful, so they got benefit of economic development and education. This created tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. अब देखो, पूरी कंट्री में, पूरे बेल्जियम में सिर्फ 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, यानी कि वो माइनॉरिटी में थे, कम थे, उनसे ज़्यादा तो डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो हैं।
लेकिन जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे ना, वो क्या थे, रिच थे, वो अमीर थे। इसकी वजह से उनको फ़ायदा क्या मिला कि उन्होंने इकोनॉमिकल और जो एजुकेशनल है डेवलपमेंट वो ज़्यादा कर ली, यानी कि वो अपनी अच्छी पोजीशन है, अपनी अच्छी सिचुएशन में आ गए थे। और जो डच स्पीकिंग पीपल थे, जो मेजोरिटी में थे, वो उनसे क्या है, पीछे रह गए। तो इससे दोनों जो कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जो डच बोलने वाले थे, उनके बीच में क्या है, टेंशन है वो पैदा हो गई। 1950s और 1960s की ये बात है। इसके बाद फिर क्या हुआ, उस जो बेल्जियम जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट ने इसको कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया इस प्रॉब्लम को। इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंसेस वेरी वेल। Between 1970 and 1993, Belgian leaders amended their constitution 4 times and came up with a new model to run the government. अब बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, उन्होंने इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए और उन्होंने ऐसा रूल बना दिया जिससे जो पावर है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनमें इक्वली क्या है, शेयर कर दी गई। अब वो इन्होंने क्या क्या अमेंडमेंट्स या क्या क्या रूल बनाए थे वो अभी हम एक एक करके जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be equal in the central government. Some special laws require to support the majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision. अब देखो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये प्रोविज़न बना दिया कि जो डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे ना, वो इक्वल नंबर में होंगे। यानी कि जो सरकार है वहाँ पर जो फ्रेंच बोलने वाले हैं और जो डच बोलने वाले हैं वो मिनिस्टर्स क्या है, सेम नंबर्स होंगे, दोनों क्या है, इक्वल होंगे। इससे फिर जो क्या है, जो लॉज वगैरह बनाएंगे तो उसमें किसी को भी ऐसे क्या है कि नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर मान लो अगर फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स ज़्यादा होते तो वो अपनी लैंग्वेज, अपने लोगों को क्या है, ऊपर रखते। अगर डच ज़्यादा होते तो वो अपने लोगों को ऊपर रखते, इसलिए उन्होंने क्या है, दोनों को इक्वल रखा। The state government are not subordinate to the central government. Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. और जो ब्रुसेल्स है, जो इसकी कैपिटल सिटी है इस कंट्री बेल्जियम की, वहाँ पर एक अलग से गवर्नमेंट इन्होंने क्या है, बना दी। और क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has power regarding cultural, educational and language related issues. अब देखो वहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट तो थी ही, जैसे अपने भी है, अपने कंट्री में भी क्या है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में भी सेम था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पर एक तीसरे तरीके की भी जो सरकार है वो है, उसको क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये जो जितने भी लिंग्विस्टिक्स ग्रुप थे उनकी सबकी थी, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे उन सबकी जो कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है वो थी। और इसके पास क्या क्या राइट्स थे, इस गवर्नमेंट के पास क्या पावर थी, वो पावर किससे रिलेटेड थी, कल्चरल, एजुकेशनल या जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ है ये उनको क्या है, सोल्व कर सकती थी, उनको टैकल है वो कर सकती थी। तो ये स्टोरी थी बेल्जियम कंट्री की। इसमें हमने क्या देखा, इससे अपने को क्या देखने को मिलता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। हमने देखा कि वहाँ पर जो डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। और उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उन दोनों के बीच में इक्वली जो पावर है वो क्या कर दी, शेयर कर दी, जिससे वहाँ पर कंट्री में क्या सब कुछ ठीक हो गया। अभी हम दूसरी स्टोरी देखते हैं, वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। Sri Lanka is an island nation just few kilometers off southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. श्रीलंका भी अपने को पता है अपने साउथ में है, जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और श्रीलंका भी एक क्या है, छोटा सा देश है, ये एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट हरियाणा के जो पॉपुलेशन है उसके इक्वल है। Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसा हर कंट्री में होता है, इंडिया में भी है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसे ही श्रीलंका था। श्रीलंका में क्या है, 2 जो मेजर लैंग्वेज थी
उसके हिसाब से वहाँ के लोग बंटे हुए थे। जो सबसे बड़ा ग्रुप था वो तो था जो श्रीलंका के लोग थे जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, और इसके अलावा दूसरा ग्रुप था जो तमिल बोलते थे। तमिल बोलने वाले 18% ही थे सिर्फ। अब इसके बाद और क्या हुआ, वहाँ पर जो तमिल लोग थे उनमें क्या था, देयर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। और जो तमिल बोलने वाले 18% लोग थे उसमें भी क्या है, 2 सब ग्रुप थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो श्रीलंका के थे लेकिन वो तमिल बोलते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इंडियन तमिल थे, यानी कि जो इंडिया का तमिलनाडु है वहाँ से वो क्या है श्रीलंका में चले गए, या ब्रिटिशर्स लेके गए होंगे उनको किसी टाइम में, या वो अपनी मर्जी से जाकर वहाँ पर बस गए होंगे। तो ये 2 सब ग्रुप्स थे। ये जो यहाँ पर मैप आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में, इसमें आप देख पा रहे हो जो येलो पार्ट है, जो सबसे बड़ा एरिया, ये तो है सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले। इसके अलावा जो और है इसमें जो इंडियन तमिल है, श्रीलंकन तमिल है, और इसके अलावा जो कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सब इसमें दिखाई गई है। अब इसके बाद श्रीलंका में होता क्या है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज ए नेशन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अब क्या हुआ, जब श्रीलंका को फ्रीडम मिली, श्रीलंका भारत से 1 साल बाद 1948 में क्या है आज़ाद होता है। इसके बाद जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पर जो सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे मेजोरिटी में थे 74%। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपनी सरकार बना ली और उन्होंने सारे के सारे रूल्स है वो इस तरीके से मतलब उन्होंने बनाने शुरू कर दिए जिससे जो सिन्हला स्पीकिंग जो पीपल है उनकी क्या है सुप्रीमेसी हो, यानी कि वो क्या है एक तरीके से तमिल लोगों से क्या है बहुत ज़्यादा ऊपर रहे। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. अब 1956 में क्या होता है, जो एक एक्ट पास होता है, ये एक्ट क्या था, इस एक्ट के थ्रू श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो सिन्हला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया श्रीलंका की, और तमिल को टोटली उन्होंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। A new constitution stated that the state shall protect and foster Buddhism. इसके बाद उन्होंने मतलब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने बुद्धिज़्म को क्या है सिक्योर और प्रोटेक्ट है वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो श्रीलंका के जो सिन्हला पीपल हैं लोग हैं वो क्या है बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद फिर जो तमिल और जो सिन्हला स्पीकिंग जो लोग थे वहाँ पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, और इसके बाद जो तमिल्स थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने अधिकारों के लिए मांग उठाई, लेकिन सिन्हला गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी में थे, उन्होंने उनको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया, साइडलाइन कर दिया। ना तो तमिल लोगों को कोई वैल्यू दी गई, ना ही वहाँ की जो तमिल लैंग्वेज थी उसको क्या है कंसीडर किया गया। इसके बाद फिर क्या होता है, तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जब उनको बार बार उनकी जो मांगे थे उनको खारिज कर दिया, तो 1980 तक आते आते कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए थे तमिल लोगों के, जिन्होंने क्या मांग कर दी कि हमें तमिल एलम के नाम से क्या अपना अलग स्टेट दे दिया जाए, जो कि श्रीलंका के जो उत्तरी और जो पूर्वी भाग थे वहाँ पर होगा। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद जो वहाँ पर क्या है एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें सिन्हला और जो तमिल पीपल थे उनके बीच में आपस में क्या है सिविल वॉर चलता रहता है। The civil war ended in 2009 and caused a terrible setback to the social, cultural and economical life of the country. ये जो सिविल वॉर था 2009 में ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन इससे श्रीलंका को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये थी श्रीलंका की स्टोरी। अब हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी और दूसरी पढ़ी है श्रीलंका की। दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आता है, जो श्रीलंका थे ना वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर शेयर करने से मना कर दिया, जैसे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किया था। उन्होंने जो दोनों कम्युनिटी थी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग उनको क्या है इक्वली रिप्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसे करने से मना कर दिया, तो जिसका रिजल्ट क्या निकला, वहाँ पर क्या है सिविल वॉर है वो शुरू हो गया। तो ये इस चैप्टर का कुछ पार्ट था, इसका कुछ पार्ट बच गया है, उसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।